हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए बच्चों, अपना अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम एनसीईआरटी बुक्स के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन का लेवल हाई होने के कारण हमें किसी भी विषय पर हमारी जो बेसिक नॉलेज होती है वो होना बहुत ज़रूरी होती है। और बेसिक नॉलेज के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है वो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हमारी बेसिक बुकें हैं और उनसे हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे वो क्लियर हो जाते हैं बिल्कुल। तो किसी भी विषय पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो या फिर सोशियोलॉजी हो, कोई भी विषय हो, हर एक विषय पर बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें एनसीईआरटी का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बच्चों, जब हम घर बनाते हैं, एक एग्जांपल से समझिए। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव रखते हैं। उस नींव को इतना मजबूत रखते हैं कि उस पर बनाया गया जो घर है वो लंबे टाइम तक स्थिर रहे। इसी प्रकार से बच्चों स्टडी है। जब हम बेस क्लियर करेंगे, जब हम बेस बनाएंगे किसी भी विषय पर, किसी भी विषय के बेस को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी हमारा जो वो टॉपिक है, जो वो विषय है, वो हमारा हमें समझ में आएगा और लंबे समय तक वो हमें याद भी रहेगा और उस एग्ज़ाम में हम उसका अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपने इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। ये है तुषार। तुषार क्या करता है? रेल यात्रा करता है। अब तुषार क्या करता है? रेल यात्रा करता है और हम क्या करेंगे? इतिहास यात्रा करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इतिहास के बारे में भी बता देती हूँ। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में जैसे कि पाषाण युग। अब इस पाषाण युग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो आप ये याद रखना बच्चों कि पाषाण युग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, क्योंकि इस अध्याय में हम पाषाण युग के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में क्या होता है? रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती है जहाँ से वह बाहर देखने लगता है। जब वह बाहर देखता है तो क्या देखता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, खेत होते हैं, वो बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी जो उसके साथ उसके चाचा जी होते हैं वो क्या करते हैं? उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं, पता है लोगों ने मात्र 150 वर्ष पहले क्या किया था? रेल की यात्रा शुरू की थी। पता है लोगों ने 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी या रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई थी। तो अब ये सुनकर तुषार क्या करता है? सोचने लगता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां ही नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव होते थे, जो आरंभिक मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जो आरंभिक मानव थे उनका साल बताया गया वो 20 लाख वर्ष पूर्व बताया गया है। यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व किसको कहा गया है? पाषाण युग को बोला गया है, क्योंकि आरंभिक मानव पाषाण युग में ही थे। तो पाषाण युग में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो पाषाण युग के जो लोग थे उनको हम किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह। आखेटक मतलब शिकारी। शिकार करने के लिए वे क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। खाद्य मतलब भोजन की तलाश में या भोजन को इकट्ठा करने के लिए। भोजन का इंतजाम करने की इस विधि के आधार पर ही उनका यह नाम पड़ा है
आखेटक खाद्य संग्राहक आमतौर पर क्या होता है, खाने के लिए वे क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप मतलब भारत, भारत जैसे जो गर्म देश होते हैं उसमें पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। जो खाद्य पदार्थ थे वो हमें कहाँ से प्राप्त होते थे, पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे। तो वो हमारे लिए मतलब कि उस समय के जो लोग थे उनके लिए क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन थे। लेकिन यह सब कर पाना इतना आसान नहीं था। ये मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। ये सब कर पाना हमारे लिए आसान क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय पर ऐसे भी जानवर थे जो क्या करते थे, उन इंसानों से तेज़ दौड़ते थे। और कुछ जानवर क्या होते थे, इतने ताकतवर होते थे कि उनका शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। पेड़ पौधों से जो खाना जुटाना होता था वो उसके लिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता था कि जो फल उगेंगे वो किस मौसम में उगेंगे, और जो फल होंगे उनके पकने का जो समय है वो क्या होगा, कब वो पक जाएंगे, किस समय पर वो पक कर खाने योग्य हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए थी। इसके लिए वे क्या करते थे, आखेट खाद्य संग्राहक जो होते थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उसके लिए क्या 4 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो कारण हो सकता है वो क्या बताया गया है कि आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर वो क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे, उनका शिकार कर लेते थे, उनको खा लेते थे। तो इसीलिए वो क्या हो जाते थे, जब जो जानवर होते थे वो ख़त्म हो जाते थे तो फिर वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे भोजन की तलाश में। दूसरा जो कारण बताया गया है, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जो मवेशी होते थे, जो पशु होते थे उस समय पर पालतू पशु होते थे, वो क्या करते थे, अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन्हीं के पीछे पीछे ये शिकार करने वाले भी वहीं पहुंच जाते थे। तीसरा कारण क्या बताया गया है कि पेड़ पौधे जो होते थे उनमें जो फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो मौसम के अनुसार इलाकों में वे घूमते रहते थे कि किस मौसम में किस इलाके में फल उगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। फोर्थ जो बताया गया है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रह पाना संभव नहीं होता। और पानी क्या होती है, झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी जो है बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी जो झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनके जो किनारे होते हैं उन पर रहने वाले लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में क्या करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यही स्मरण, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सभी लोग क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर कोई रेलगाड़ी या बसें नहीं थी जिनसे वे यात्रा कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तुम स्कूल कैसे जाते हो? आप बताइए, आप स्कूल कैसे जाते हैं? तुम अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि कितना समय लगता है स्कूल जाने में। अगर तुम बस से साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आगे चलिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग क्या करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग थे वो किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए क्या किया, पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। यह संभव है। क्यों संभव है? इसमें पत्थरों के औजार आज भी बचे, क्योंकि जो उस समय पर जो पत्थर थे, जो लकड़ियाँ थी, उनके जो औजार थे, खेटक खाद्य संग्रह लोगों के जो औजार थे वो आज भी मौजूद हैं। पुरातत्व जो विद हैं उन्होंने क्या किया है, उन वस्तुओं की खोज की है। इनमें से कुछ औजारों का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता था, फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ क्या होती थी, हड्डियां लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे।
कुछ जो औजार होते थे उन पर हड्डियाँ लगा के, लकड़ियों के मूठे लगाकर भाले और बाण बनाए जाते थे जिनसे खुदाई होती थी। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि उस समय पर क्या था, ईंटें नहीं थी, ठीक है, इनकी लोगों को जानकारी नहीं थी, तो वो अपना घर किससे बनाते थे, लकड़ियों से ही वो अपने घर को बनाते थे। यहाँ पर देख लीजिए, ये है पत्थर से बने औजार। जो क है इसमें दिया गया, ये पत्थर से बने प्राचीन औजार है। इन्हें नेक्स्ट है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। इन्हें और बाद में बनाया गया, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये गूटी का पत्थर के बने हैं। अब देखिए बच्चों, ये प्राचीन औजार है। ये फिर उसके बाद आए। औजार का मतलब उनके लिए तो ये औजार ही थे। पत्थर जो है प्राचीन पत्थर है, ये उसके बाद के पत्थर हैं। ये फिर उसके बाद के हैं, ये उसके बाद के हैं और ये उसके बाद के हैं। अब देखो बच्चों, इन सब में अलग अलग डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम इसके विषय में डिटेल से। रहने के जगह का निर्धारण। जब वो रहते थे जहाँ पर, वो किस प्रकार से अपनी जगह का निर्धारण करते थे कि हमें यहाँ पर रहना है। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। पूरा स्थल मतलब पुराने स्थल, प्राचीन स्थल, जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राचीन काल के जो स्थान होते हैं उनके विषय पर। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर क्या होता है, अखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल जो है वो कहाँ है, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए बच्चों, ये है, इसने कहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान, जो लाल त्रिकोण वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पूरा पाषाणिक स्थल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाणिक स्थल, नव पाषाणिक स्थल और महापाषाणिक। अब पूरा पाषाणिक स्थलों को यहाँ पर रेड डॉट से दिखाया गया है, और नव पाषाण को ब्लू से और महापाषाण को ग्रीन से। अब रेड डॉट जहाँ जहाँ पर है, ये पूरा स्थल है। जैसे कि ये है भीमबेटका, कुरुनूल गुफाएं, हुस्ंगी, ये सब क्या है, पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। उसके बाद है बच्चों नवपाषाण काल के स्थल, जो ब्लू से हैं। हलूर, पेम्पली, महागढ़, कोल्डी हवा, चिरौंद, बुर्जहोम, मेहरगढ़, दाऊंजली हेंडिंग, ये सब है नवपाषाण युग। और जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है, महापाषाण। बहागिरी एक ही दिया गया है इसमें, सॉरी 2 हैं। आदि चन्नलूर, ये कहाँ पर है हमारा, दक्षिण में, आदि चलनूर। तो ये आप एक बार मैप को बड़े ध्यान से देखना, अगर आपके पास बुक है। अगर नहीं है तो मैं जो बुक PDF में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से इसको देखना ध्यान से। आगे है बच्चों, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग क्या करते थे, ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उद्योग स्थल। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आमतौर पर ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के जो टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थानों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। जहाँ लोग ज़्यादा समय तक रहते हैं उन स्थानों को क्या बोला गया है, आवासीय और उद्योग स्थल। अब यहाँ देखिए बच्चों, भीमबेटका जो अभी हमने देखा उसको आज क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश। आवासीय पूरा स्थल के विषय में कहा गया है, उन्हें कहा गया है जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थान होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग क्या करते हैं, इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत भी मिलती है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि लोग गुफाओं में क्यों रहते थे,
क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा इन चीज़ों से क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? दक्कन के पर्वतीय इलाकों में, जो नर्मदा नदी के पास है। नर्मदा नदी हमने देखा था ना पिछले अध्याय में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये है हमारी गुफाएं, ठीक है, जो पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण युग की जो गुफाएं हैं, जहाँ पर लोग क्या करते थे? इन गुफाओं में रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि वे हवा, बारिश, इस प्रकार के मौसम से वो अपना बचाव करते थे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुरास्थल, पुरास्थल क्या होते हैं? उन स्थान को कहते हैं, किन स्थान को कहते हैं? जहाँ क्या होता है? औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। पूरा स्थल किनको कहते हैं? जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने क्यों किया होगा? अपने काम के लिए, और बाद में वे उनको वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, और कभी कभी समुद्र नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, या आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। पाषाण औजारों का निर्माण, जो पाषाण युग में जो लोग औजारों का यूज़ करते थे, वो किस प्रकार से उन औजारों का निर्माण करते थे, इसके विषय में चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीके से बनाया जाता था। वे 2 तरीके क्या थे? पहला क्या था कि पत्थर से पत्थर को टकराना। क्या करते थे वो? पत्थर से पत्थर को टकराते थे, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था, और दूसरे हाथ से एक हाथ का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। मतलब एक को पत्थर समझकर दूसरे पत्थर को हथौड़ी समझकर उस पत्थर पर क्या किया जाता था? मार की जाती थी उस पत्थर पर, ताकि वो उस शेप में आ जाए जिसे वो बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का वो औजार बनाना चाहते हैं, और तब तक उसको पीटते रहते थे जब तक कि वो उस शेप में न आ जाए। दूसरा तरीका क्या था? वे क्या करते थे? दबाव शुल्क तकनीक का प्रयोग करते थे। इसमें क्या होता है? क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है, और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं। इसमें वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। इस दूसरा तरीका क्या है? दबाव शुल्क तकनीक जो होती है उसको स्थिर सतह पर टिकाया जाता है, एक जगह पर रखकर, फिर उस पर क्या किया जाता है? हड्डी या पत्थर रखकर उस पर जो भी जिस प्रकार से भी उस पत्थर से जिस प्रकार का भी औजार बनाना होता है उस प्रकार से उस पर बनाया जाता है, और फिर उस पर चोट करके उसको उससे अलग कर लिया जाता है। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से यहाँ दर्शाई गई, बताओ यह कौन सी तकनीक है? तो बताइए कमेंट में, ये कौन सी तकनीक है? ये इसके हाथ में क्या है? पत्थर है, और ये ऊपर भी क्या है? पत्थर है। तो ये क्या कर रहा है? पत्थर से पत्थर को टकरा रहा है। तो पत्थर से पत्थर को टकराना मतलब कि ये कौन सी तकनीक का यूज़ कर रहा है? ये फर्स्ट तकनीक का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग की खोज, इसके विषय में तो आपने सुना ही होगा कि आग की खोज किसने की? आदि मानव ने। आदि मानव मतलब जो आदि काल में रहते थे। आदि काल जैसे अभी पढ़ा ना हमने, आरंभिक आरंभिक काल में रहने वाले मनुष्य, उनको ही आदि मानव बोला गया है। आग की खोज, आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अभी हमने देखा था कुरनूल गुफा। यहाँ क्या थे? राख के अवशेष मिले हैं। इनका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि आरंभिक लोग क्या करते थे? आग जलाना सीख गए थे। अब उनको पता था कि आग किस प्रकार से जलाई जाती है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आगे है, आपको बताना है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु की जो जलवायु है उसने कब से बदलना शुरू किया? जो हमारा वातावरण है वो कब से चेंज होना स्टार्ट हुआ, इसके विषय में पढ़ेंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले मतलब कि मध्य पाषाण युग में। कब आए बदलाव? मध्य पाषाण
युग में क्या हुआ, जलवायु में बदलाव आने स्टार्ट हुए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। जब गर्मी हुई, मौसम चेंज होने लगा तो क्या हुआ, घास जो होती है वो पैदा होने लगी, जिससे क्या होगा, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो क्या करते थे, घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी क्या करते, उन्होंने भी क्या किया, पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। तो वो भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे कि ये जो जानवर है ये किस प्रकार का भोजन खाते हैं, इनकी आदतें क्या हैं, इस प्रकार की जो जानकारी है वो हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। यहाँ पर पॉइंट नोट करने का है कि किस समय काल में लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया या फिर उनको पालना शुरू किया। तो कौन सा समय है वो, मध्य पाषाण युग, क्योंकि इसी युग में क्या होता है, जो हमारा वातावरण होता है, जो जलवायु होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है और घास वगैरह उगना शुरू हो जाता है। अच्छी प्रकार से लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि ये किस प्रकार किस चीज़ के काम आता है, इससे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वे क्या करने लगे आगे। इसी दौरान क्या होता है, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में क्या होता है, गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद कहा गया है कि इसी युग की बातें हैं ये, कि जब गेहूँ, जौ जैसी जो फसलें हैं वो उगनी शुरू हुई। महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण युग में क्या होता है कि जो गेहूँ जो फसलें होती हैं वो क्या होती है, उगाने लगे थे लोग। शायद ऐसा शायद बोला गया है यहाँ पर, आपको शायद ही रखना है। अभी आगे अगर कोई टॉपिक आएगा तो हम वहाँ से क्लियर करेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज, ये हमने पढ़ा है अभी, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब देख लेते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि मध्य पाषाण युग में लोगों ने यह सीख लिया था कि अनाज जो है किस प्रकार से उगाते हैं और कहाँ पर उगाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। यानी जब स्टार्ट हुआ था तो उसको वो बोलते हैं पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों का, यानी कि पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थरों का काल, पूरा यानी कि प्राचीन पत्थर काल ऐसा बोल सकते हैं। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि उस समय पर लोग क्या करते थे, पत्थरों का ज़्यादा यूज़ करते थे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौर को माना गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो प्राचीन काल है उसको पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य और नव। जो पूरा पाषाण है वो कब से कब तक बोला गया है, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल पहले के दौर को बोला गया है। और मध्य 12,000 से 10,000, ठीक है। और उसके बाद जो नव पाषाण है वो है 10,000 के बाद के वर्ष को बोला गया है नव पाषाण युग। और नव पाषाण युग जैसे खत्म होता है तो हमारा मध्य काल स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो यहीं से ये नोट कर लेना बच्चों कि जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं वो मेसोलिथ युग होता है। इसका मतलब लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ जो पूरा पाषाण युग है
उसके जो औजार होते थे इसी दौरान बनाए जाते रहे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें काफ़ी बदलाव दिखाई देंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगले युग की शुरुआत जो होती है यानी कि नवपाषाण युग की 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पूरा पाषाण युग के बारे में और मध्य पाषाण युग के बारे में। कि पूरा पाषाण युग में लोगों ने क्या किया था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे आखेटक खाद्य संग्रह, जिनको बोला गया है कि वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। उनका रीज़न भी दिया गया है फोर कि वो क्यों जाते थे। उसके बाद है मध्य पाषाण युग में क्या किया लोगों ने, पत्थरों से औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। और वहाँ पर क्या होता है, उनको पता लग जाता है कि जो गेहूँ होती है, जो जैसी फसलें होती हैं कि उनको किस प्रकार से उगाया जाता है, जैसा अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। अगले अध्याय में हम नवपाषाण के बारे में पढ़ेंगे। हमने कुछ स्थान के नाम बताए थे, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम थे। अक्सर हम जो आज प्रचलित करते हैं ना पुराने स्थानों का नाम, अक्सर कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका नाम हम आज भी वही लेते हैं, क्योंकि हमें इनकी जानकारियाँ नहीं मिली कि उस समय इनको क्या बोलते थे। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, मध्य पाषाण युग की बात करें, जिन गुफाओं में लोग मध्य पाषाण युग में रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। या जंगली जानवरों का चित्रण शैल चित्रकला में किया जाता था। शैल चित्रकला के रूप में जानवरों का चित्र बनाए जाते थे। वो किस काल में बनाए जाते थे? तो वो किस काल में बनाए जाते थे? मध्य पाषाण सॉरी मध्य मध्य पाषाण काल में बनाए जाते थे। ठीक है, आगे है कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार, फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी या फिर पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? पहली है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, ऐसा हो सकता है। आगे है हुस्संगी का सूक्ष्म निरीक्षण। आपने अभी देखा था ना, मैंने आपको दिखाया था कि हुस्संगी कौन से काल का है। यह है हमारा मैप। ये है हमारा हुस्संगी और ये है हमारा पूरा पाषाणिक स्थल। हुस्संगी कौन से काल का है? पूरा पाषाण युग का एक पूरा स्थल का नाम है हुस्संगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के क्या होते हैं? पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले। कुछ पुरा स्थलों से अलग कार्यों के लिए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। ये कहा गया कि हुस्संगी से जो ऐसे हथियार मिले हैं, ऐसे औजार मिले हैं और आवास मिले हैं जिनको देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर क्या होते थे, आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। कहाँ थे? झरनों के निकट। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अधिकांश औजार जो है पूरा पाषाण युग के जो औजार थे अधिकांश वे किससे बनते थे? चूना पत्थरों से।
ठीक है, ऐसी भी जानकारी हमें मिली है। हमारा जो अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे आपको ये थोड़ी जानकारी दी गई है। एटलस में अपने, अगर आपके पास एटलस है तो उसमें फ्रांस को देखो, और फ्रांस की एक गुफा है जो आपको नीचे दी गई है। ये फ्रांस की गुफा है, इसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है, तो ये आप कर लेना स्वयं से। ये देखिए बच्चों, ये है उपयोगी शब्द हैं, कुछ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो अभी अपनी पढ़े हैं। अखेटक कौन होते हैं, पूरा स्थल किनको बोलते हैं, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण युग कौन सा है, मध्य पाषाण युग कौन सा है, लघु पाषाण युग कौन सा है। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी दी गई हैं, जैसे मध्य पाषाण युग कब से कब तक कब माना जाता है, 12,000 से 10,000, और इससे पहले का जो था 12,000 से वो 20 लाख वर्ष पहले का वो है पूरा पाषाण। ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़े हैं ये सब कुछ। नव पाषाण युग का आरंभ कब होता है, 10,000 साल पहले। आगे है क्वेश्चन आंसर, आओ याद करें, इन वाक्यों को पूरा करें। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि, क्यों रहते थे, धूप, हवा और बारिश से बचने के लिए। ये आपको करने हैं बच्चों। घास वाले मैदानों का विकास साल पहले, कितने साल पहले वो घास वाले मैदान मध्य पाषाण युग में, तो कितने साल पहले हुआ, 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, इस युग में हुआ था ना। आरंभिक लोगों ने गुफाओं पर क्या बनाए, शैल चित्रकला बनाई। ठीक है, गुफाओं पर कौन कौन से जानवरों के चित्र बनाए वो आपको यहाँ लिखना है। संगी में खालिस्तान से औजार बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, किससे बनाए जाते थे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो। आगे ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। 4th क्वेश्चन देखिए, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे, वह औजार किस चीज़ से बना होगा। वह औजार किस चीज़ से बना होगा, तो आपको बताना है क्या तुम जो औजार यूज़ करते हो, जैसे चाकू हो गया, तो चाकू किस चीज़ से बना है, लकड़ी से बना है, लोहे से बना है, तांबे से बना है, वो आपको सब लिखना है किस चीज़ से बना है। आखेटक 5th है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया करते थे, हमने पढ़ा था, वे जंगली जानवरों से बचाव के लिए, खाना पकाने के लिए, मांस पकाने के लिए। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, बिल्कुल आसान है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है बच्चों। बाकी जो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं आप एक बार देख लेना और अपने नोट्स में इनको नोट कर लेना। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट है थर्ड, जो हमारा अध्याय है वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसको हम कल करेंगे, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में, अध्याय 3 में। ओके, बाय बाय बच्चों।